आज बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव के लिए जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट। बंगाल रहेगा बीजेपी का मुख्य फोकस। अमित शाह करेंगे रोड शो। दिल्ली में एक दिन में अब तक का सबसे अधिक वैक्सीनेशन। शनिवार को 39,853 को लगी वैक्सीन। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। एंटीलिया केस में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे गिरफ्तार। 12 घंटे की पूछताछ के बाद एनआईए का एक्शन। कजाकिस्तान में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान। 4 की मौत। सामने आया हादसे का वीडियो। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी हुआ ढेर। हिजबुल मुजाहिदीन के 7 मददगार गिरफ्तार। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि शोपियां में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। 7 मददगार हिजबुल मुजाहिदीन के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, रात से ही एनकाउंटर लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। रात से ही एनकाउंटर लगातार जारी है। एक आतंकी जो है वो ढेर हुआ है। जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन देर रात से ही लगातार जारी है। हिजबुल मुजाहिदीन के 7 मददगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र जुड़ गए। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे मामले में और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, कल शाम को एनकाउंटर जो है शुरू हुआ था, और ये एनकाउंटर जो है शोपियां के रावलापुरा इलाका जो है वहां पर शुरू हुआ था, और इसमें अभी तक आज सुबह तक जो है एनकाउंटर अभी भी जारी है। और एक आतंकी जो है उसको मारे जाने की जो है वो खबर आ रही है। एक आतंकी जो है मारा गया है, और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें एक टॉप कमांडर जो है वो भी इस एनकाउंटर के बीच में शामिल है। और लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है अपनी कार्रवाई कर रही हैं, और खास करके कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकियों को मारने के लिए अभियान अपने छेड़े हुए हैं। और कल भी जो है शोपियां के रावलापुरा इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका जवाबी कार्रवाई की गई। और अभी भी जो है एनकाउंटर जारी है, और अब एक आतंकी के मारे जाने की सफलता जो है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जी, आतंकी को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन से संगठन से जुड़ा है आतंकी? जी देखिए, जब तक आतंकी की बॉडी रिकवर नहीं की जाती है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चल पाएगा कि किस संगठन से है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये लश्कर तैयबा से है, और जब तक उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर ली जाती है, उनकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पाती है, तब तक कहना अभी उचित नहीं होगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये एनकाउंटर खत्म हो, और उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर अब अमन शांति की और दिशा की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में आतंकियों की तरफ से कार्रवाई लगातार जो है वो की जाती है। कभी हैंड ग्रेनेड के जरिए, या कभी सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की जाती है, जिसमें कई बार सुरक्षा बल जो है शहादत भी पाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से कल से एनकाउंटर चल रहा है, तो अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की सूचना है। जी,
रविंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 मददगार गिरफ्तार हुए हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये करीब 2 दिन पहले सुरक्षा बलों के द्वारा जो है कार्रवाई की गई थी और जिसमें हिजबुल के 7 आतंकी जो हैं वो पकड़े गए थे, जो समय समय पर आतंकियों को मदद करते थे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आतंकियों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। उनके जो मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं या अंडरग्राउंड वर्कर हैं, उन पर भी लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते 7 जो है ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पकड़े गए थे और उनके ऊपर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के खिलाफ तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। सामान बरामद हुआ हो? जी, सामान जो बरामद हुआ है, हालांकि उसमें अभी इतना ज्यादा नहीं पता चल पाया, लेकिन कहा जाए तो उनके पास से काफी जो दस्तावेज हैं कुछ मिले हैं, कुछ वेपन भी मिले हैं, लेकिन अभी उसमें जो है जांच चल रही है कि आखिरकार इनके पास से ये सारा सामान कहाँ से आया है और यही वजह है कि आए दिन आतंकियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है और यही कारण है कि अब जो 7 आतंकी पकड़े गए हैं और आज भी एक आतंकी जो है वो मारा गया है। जी, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए रविंद्र। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मां विंध्यवासिनी मंदिर में 7 घंटे तक आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आम श्रद्धालु मंदिर में मां के दर्शन पूजन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद ही आम लोगों को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। रविवार की शाम 4 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनके साथ या बाद में प्रवेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दर्शन पूजन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूर्ण रूप से दर्शन पूजन प्रतिबंधित किया गया है। श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने यह बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आम श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। उसके उपरांत पूर्ण रूप से दर्शन पूजन प्रतिबंधित किया गया है। पुनः शाम को 5 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है, जिसके चलते 7 घंटे तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आम श्रद्धालु मंदिर में मां के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मां विंध्यवासिनी मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर 7 घंटे तक प्रतिबंध। कांग्रेस नेता राशि दलवी ने कहा कि बीजेपी सत्ता की भूखी है, वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बंगाल में बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी है, वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अथाह पैसा खर्च करेंगे, सही और गलत सब काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। बंगाल का एक इतिहास रहा है। बंगाल के लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सही और गलत में तमीज़ कर सकते हैं। वो बंगाल को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देकर बर्बाद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग ने किसानों को लेकर कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए। अपने तीनों के 3 बिल किसान हितकारी बिल है और वो बंगाल गए हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की किसान यूनियन, योगेंद्र यादव, कोई सपा के साथ जुड़ा है, कोई सीपीआई के साथ जुड़ा है, कोई कांग्रेस के साथ जुड़ा है। ये हर चुनाव में ऐसा करते हैं, कोई पहली बार तो कर नहीं रहे तो करने दीजिए। और चले से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर। आज बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से
तैयारी में जुटी हुई है। केरल चुनाव के लिए नाम आज घोषित हो सकते हैं। बंगाल पर बीजेपी का मुख्य फोकस इस वक्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज बंगाल में अमित शाह का रोड शो भी है। तो बंगाल पर पूरी तरह से बीजेपी का फोकस। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी करेगी। कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें खासतौर पर उम्मीदवारों के नामों पर ही चर्चा हुई और आज बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मुख्य फोकस तो पश्चिम बंगाल पर है, लेकिन 5 राज्यों पर बीजेपी का पूरा ध्यान। केरल चुनाव के लिए घोषित हो सकते हैं नाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आज ममता बनर्जी का भी रोड शो है, पैदल यात्रा है, माफ कीजिए। वही अमित शाह आज रोड शो करने वाले बंगाल में। तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, तो आज अमित शाह भी रोड शो कर रहे हैं। और पदयात्रा ममता बनर्जी की घायल होने के बाद आज, हालांकि आज टीएमसी की ओर से घोषणा पत्र भी जारी किया जाने वाला था, लेकिन वो टल गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी का पूरा फोकस भी पश्चिम बंगाल पर है। चले रुक करते हैं खबर की ओर। बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बीते दिनों नंदीग्राम में चोट लगने की वजह से घायल हो गई थी। इसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। शुक्रवार शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जब वो अपने घर के लिए अस्पताल से निकली तो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उनके पैर में पट्टी बंधी थी। डॉक्टर ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। हालांकि चुनाव सर पर है और एक सत्तारूढ़ पार्टी की मुखिया यूं भला घर में कैसे बैठ सकती हैं। तो खबर आ रही है कि नंदीग्राम में घायल हुई ममता ने 15 मार्च से बंगाल के सियासी अखाड़े में विपक्षी दलों को चोट पहुंचाने का मन बना लिया है और इसके लिए कार्यक्रमों का खाका तैयार हो चुका है। अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है। ममता 15 मार्च से बंगाल के सियासी अखाड़े में हुंकार भरती हुई दिखाई देने वाली है। उनकी पहली रैली 15 मार्च को पुरुलिया में होने वाली है। इसके अलावा वो 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देंगी। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने रोजगार को लेकर बयान दिया है। रोजगार के अवसर कम हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मैं मानता हूं कि 2 चीजें हैं। ये 75% हमने भी प्रॉमिस किया था। ये चीजें अब विशद चर्चा का विषय बनना चाहिए, क्योंकि अवसर कम है और जब अवसर कम होते हैं तो उस पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लोकल सेंटिमेंट खिलाफ होता है। उन्हें लगता है कि हमारे हक कोई और ले रहे हैं। तमिलनाडु में वेलफेयर कमिटमेंट का एक इतिहास रहा है। उस संदर्भ में अगर मैं देखूं तो बहुत ही प्रोग्रेसिव कमिटमेंट किया है। जैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने बात कही है। फिर अलग अलग जैसे एलपीजी सिलेंडर को लेकर सब्सिडी की बात की है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिलीफ पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में। तो एक आम इंसान जब वोट करने जाएगा तो वो तो ये देखेगा ना कि मेरी थाली कितनी प्रभावित हो रही है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामलों में ब्राजील शनिवार को दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। लातीन अमेरिकी देश में शुक्रवार को 85,663 नए मामले आए। इसके साथ ही ब्राजील में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस दौरान 2,216 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में मौत का आंकड़ा 2,75,105 पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत दूसरे पायदान पर था। अमेरिका अब भी 2.93 करोड़ मामलों के साथ पहले स्थान पर है। और चलिए इसी बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि नए सीएम को समय देने के मूड में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस नए सीएम को घेरने की तैयारी में। तीरथ सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से नए सीएम बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत, और उनको वक्त देते हुए बिल्कुल भी कांग्रेस वक्त जाया नहीं करना चाहती। तो आज ही महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तीरथ सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन किया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री को बदला, उसके बाद
अध्यक्ष को बदला। तो ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरह से अलर्ट, क्योंकि चुनाव है अगले साल और ऐसे में कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस की ओर से आज प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी कार्यालय को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता हमारे साथ अर्चना चौधरी जुड़ गई हैं। अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है, कहां कहां कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, आज कांग्रेस अपना रैली निकाल रही है और सीएम हाउस को घिराव करना चाहती है। जी अर्चना, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस का प्रदर्शन कितने बजे शुरू होगा? क्योंकि आप बता रही हैं रैली का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? कितने बजे ये रैली कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी, क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगी कि रैली यहाँ से आपके अपर सड़क से शुरू होकर और ये जाएगी बीजेपी कार्यालय की तरफ घिराव करेगी और बढ़ती महंगाई को लेकर ये घिराव किया जा रहा है। जी। कौन कौन से कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं? अभी पूरी जानकारी इस पर मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इस पे बहुत सारे नेता, हरीश रावत जी तो शामिल ही रहेंगे और आपको बताना चाहेंगे और अन्य विधायक भी इसमें शामिल रहेंगे। कितने बजे ये रैली की शुरुआत हो सकती है, क्या इसको लेकर अपडेट आई है? टाइम इन्होंने 11 बजे का बता रखा है कि 11 बजे हम रैली निकालेंगे और बीजेपी कार्यालय पर का घेराव करेंगे। जी अर्चना, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 11 बजे कांग्रेस की ओर से रैली निकाली जाएगी बीजेपी कार्यालय तक। कोरोना के बढ़ते मामलों पर डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए कोविड नियमों का पालन सख्ती से करना होगा और खास करके बच्चों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन हमारे पास नहीं है। चिंताजनक स्थिति है 6 स्टेट्स के अंदर, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटका और केरला। इन 6 स्टेट्स के अंदर 86% केसेस जो हैं यहीं से आ रहे हैं। और आज की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर मोर देन 14,000 केसेस हो गए हैं। और अगर हम बात करें सपोजिंगली 20 जुलाई 2020 की, उस वक्त भी देश के अंदर 26,000 केस हो रहे थे रोज के। आज भी देखा जाए तो लगभग 26,000 केस रोज के हो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं लोग क्यों कॉन्फिडेंट होकर घूम रहे हैं। ये बीमारी गई नहीं है, ये वेव्स में आती है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू भी आया था, वेव्स में आया था, लोग खुश हो गए, जी चला गया, कहीं नहीं गया। दोबारा वेव आई, तिबारा आई, चौथी बार आई। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे यहां पे दूसरी वेव नहीं आ सकती। जब यूके जैसे सक्षम देशों के अंदर, जहां पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है, लोग एजुकेटेड हैं, जब वहां पे दूसरी लहर आ सकती है और इतनी संगीन तरह से इतनी गहरी लहर आ सकती है, तो हमारी इधर भी आ सकती है। और बल्कि आई है, महाराष्ट्र में दूसरी लहर आ रही है, दिल्ली में भी आ सकती है, पंजाब में भी आ सकती है। तो हमें केयरफुल रहना जरूरी है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं लोगों का मोमेंटम जो है वो खत्म हो रहा है। लोग मोमेंटम के साथ काम नहीं कर रहे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने में उनकी कुताही बरत रहे हैं। आने वाले टाइम में लोग थोड़े से केयरलेस हो गए, उन्हें केयरफुल होना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि सरकार वैक्सीन बड़ी तेजी से लगा रही है। कल पिछले 24 घंटे में 20 लाख वैक्सीन लगी हैं। अगर हम इसी स्पीड से गए तो महीने में 6 करोड़ लोगों को कवर कर देंगे, जबकि स्पीड इससे ज्यादा बढ़नी चाहिए और सरकार बढ़ा भी रही है। अब 10,000 अस्पताल हैं जो कि आयुष से लिंक्ड है, उधर वैक्सीन लग रही है। 687 हॉस्पिटल हैं जो CGHS से लिंक्ड है, उधर वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन लोग खूब आ रहे हैं। इवन मेरे अपने निजी अस्पताल में भी वैक्सीन सेंटर है, वैक्सीन लग रही है और लोग खूब आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए इस वक्त हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। हमारे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और 15 साल से छोटे बच्चे जो है 32-35% पॉपुलेशन होती है। अगर हम उनको वैक्सीनेट ठीक से नहीं करेंगे और अभी तक उनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है अभी स्टडीज चल रही हैं, वैक्सीन आएगी, जब तक हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है वी कैन नॉट डेयर टू बी केयरलेस। हम किसी भी हिसाब से केयरलेसनेस नहीं कर सकते। डीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 और 4 रुपए प्रति लीटर कम करने की बात कही है। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया है। इस घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, जो गैस और डीजल के रेट उन्होंने कम करने की बात की, ये बहुत अच्छी पहल है और ये दिखाता है कि राज्य सरकारें भी
इस तरफ जो है पहल करके कोशिश कर सकती हैं, और जब राज्य सरकारें कर सकती हैं तो भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती। ये एक अच्छी पहल है, और ये मुझे लगता है कि और राज्य सरकारों को भी, तमिलनाडु में जब डीएमके की कांग्रेस की मिलकर सरकार आएगी तो हम एक अच्छी दिशा देंगे। जहाँ तक नौकरियों को आरक्षित करने के सवाल है, ये एक प्रथा चली है हर जगह कि कुछ स्थानीय लोगों को भी प्राथमिकता दी जाए। अब ये कितना आगे जा पाती है, नहीं जा पाती है, क्या नौकरियां हैं, किन नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, ये जब डिटेल आएंगे तब कहेंगे। लेकिन एक मेरे ख्याल से बहुत पहले शायद हरियाणा में शुरू हुआ था, उसके बाद और जगहों पे भी हुआ था कि स्थानीय लोगों को कुछ न कुछ स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से उसी के साथ जुड़ा हुआ इनका ये प्रॉमिस भी है। This is a manifesto, and in manifesto you are always promising is please all, and the sops are raining in every state which is going to polls, and in that DMK takes the cake by saying that the fuel prices will be reduced, the petrol prices will be reduced by 5 rupees per litre, and they will be reduced by 4 rupees for diesel. They are saying that subsidy on cylinder of 100 rupees per cylinder to people, 75% of jobs in that, you see, it doesn't matter whether they'll be able to do it or not, because the Supreme Court is already considering the validity of such promises, validity of whether they can actually do it. So they can hide behind the courts and say that we wanted to do, but the court didn't permit. This has been the trend. And that's why in manifesto, you don't really care as to whether these promises are going to be fulfilled. और चले से भी शुरू करते बड़ी खबर की ओर, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी की आज पद यात्रा, पहली पद यात्रा जब से ममता बनर्जी घायल हुई है उसके बाद आज पद यात्रा करेंगी। हालांकि घोषणा पत्र जारी करने का जो प्लान था टीएमसी का, आज वो टल गया है। टीएमसी ने अपना प्लान टाल दिया है। आज ममता पर जो हमला हुआ उस मामले में चुनाव आयोग भी फैसला ले सकता है। मुख्य सचिव और विशेष पर्यवेक्षकों ने कल जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके ऊपर आज चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्य सचिव की पहली रिपोर्ट से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं था, लेकिन आज चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, टीएमसी ने घोषणा पत्र जो जारी करना था उसका प्लान टाल दिया है, लेकिन आज ममता बनर्जी पदयात्रा जरूर करेंगी। कोलकाता में ये पदयात्रा ममता बनर्जी की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि वहीं चुनाव आयोग भी ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ था उस मामले में फैसला ले सकता है आज। हालांकि पहले जो रिपोर्ट आई थी उससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन मुख्य सचिव और विशेष पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके ऊपर फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में, ऐसे में टक्कर साफ तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच। लगातार टीएमसी की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर। आज चुनाव आयोग जो है इस मामले में फैसला ले सकता है, क्योंकि रिपोर्ट सौंप दी गई है चुनाव आयोग को, जिसके बाद आज चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया जा सकता है। कल रिपोर्ट सौंपी थी मुख्य सचिव और विशेष पर्यवेक्षकों ने, जिसके ऊपर आज फैसला। मुख्य सचिव की पहली रिपोर्ट जो निर्वाचन आयोग को दी गई थी उससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब दूसरी रिपोर्ट जो सौंपी गई है उस पर फैसला लिया जा सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से लदी एक एसयूवी मिलने के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। वाजे दक्षिण मुंबई में कंबाला हिल स्थित एजेंसी के दफ्तर में करीब 11:30 बजे अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। एनआईए ने कहा कि वाजे को 25 फरवरी को विस्फोटकों से भरा वाहन खड़ा करने में भूमिका निभाने और इसमें शामिल रहने को लेकर गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे ठाणे निवासी व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत मामले में भी सवालों के घेरे में है। ये स्कॉर्पियो हिरानी के पास की थी। हिरेन 5 मार्च को ठाणे जिले के किर्क में मृत पाए गए थे।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस और एटीएस की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। किरीट सोमैया ने कहा कि जो कार्यवाही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने की वो मुंबई पुलिस और एटीएस ने क्यों नहीं की। उन्होंने सचिन वाजे के नाम के आगे ओसामा जोड़ते हुए कहा कि शिवसेना प्रमुख सचिन वाजे को लेकर क्या जवाब देंगे और क्या कुछ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, देखिए। वादे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस परमवीर सिंह ने क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वादे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे, अब ये आगे देखो क्या बाहर आता है। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।